कल्पना कीजिए कि आप किसी से पूछते हैं कि तुम इतना पैसा क्यों कमाना चाहते हो। वह कहता है ताकि मैं आरामदायक ज़िंदगी जी सकूं। आप पूछते हैं तुम सोशल मीडिया पर फोटो क्यों डालते हो। वह कहता है बस यादें शेयर करने के लिए। आप पूछते हैं लोग महंगी कारें क्यों खरीदते हैं। जवाब आता है क्योंकि उसकी क्वालिटी अच्छी होती है। सुनने में सब सही लगता है, लेकिन अगर ये पूरी सच्चाई न हो तो, अगर इंसानों के ज्यादातर व्यवहार के पीछे ऐसे छुपे हुए कारण हो जिन्हें हम खुद भी नहीं देख पाते, अगर हम खुद से भी अपनी असली मंशाएं पूछते हो, यह इसी किताब का सबसे विस्फोटक विचार है। कमरे में खड़ा हाथी। अंग्रेजी में एक कहावत है, द एलिफेंट इन द रूम, यानी ऐसी सच्चाई जिसे हर कोई देख सकता है लेकिन उसके बारे में कोई बात नहीं करता। यह किताब कहती है हमारे दिमाग के अंदर भी एक हाथी खड़ा है, एक ऐसा हाथी जो हमारी असली इच्छाओं, हमारे छुपे हुए उद्देश्यों और हमारे वास्तविक व्यवहार को नियंत्रण करता है, लेकिन हम उसे देखना नहीं चाहते। और यही है द एलिफेंट इन द ब्रेन। अब एक अजीब सवाल है, अगर सच जानना इतना अच्छा है तो इंसान खुद से झूठ क्यों बोलता है। लेखक कहते हैं क्योंकि कई बार सच्चाई छुपाना फायदेमंद होता है। कल्पना कीजिए आप किसी को धोखा देना चाहते हो। अगर आपको खुद को पता हो कि आप झूठ बोल रहे हैं तो आपके चेहरे, आवाज और व्यवहार के संकेत मिल सकते हैं, लेकिन अगर आप खुद ही अपने झूठ पर विश्वास कर ले तो दूसरे लोगों को धोखा देना आसान हो जाता है। यही कारण है कि हमारा दिमाग कई बार असली उद्देश्यों को छुपा देता है। एक बड़ा सबक है, कई बार हम दूसरों को नहीं खुद को धोखा दे रहे होते हैं। अब हम एक बहुत संवेदनशील विषय पर आते हैं, दान, चैरिटी, सामाजिक सेवा। मान लीजिए कोई व्यक्ति 50,000 का दान करता है। क्यों? वह कह सकता है कि मैं लोगों की मदद करना चाहता हूँ, और यह आंशिक रूप से सच भी हो सकता है। लेकिन किताब एक कठिन सवाल पूछती है, अगर दान का उद्देश्य केवल मदद करना होता तो लोग गुप्त रूप से दान क्यों नहीं करते। वे अपने नाम क्यों लिखवाते हैं, समारोह क्यों करते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट क्यों करते हैं। किताब का तर्क है कि कई बार दान एक छुपा हुआ उद्देश्य भी होता है, स्टेटस, प्रतिष्ठा, सम्मान, सामाजिक पहचान। यानी हम केवल मदद नहीं कर रहे होते हैं, हम यह भी दिखा रहे होते हैं कि हम मदद करने वाले लोग हैं। असहज लेकिन महत्वपूर्ण सच्चाई है कि इंसानी व्यवहार के पीछे अक्सर एक से ज़्यादा कारण होते हैं। अब एक ऐसा विषय जो शायद आपको थोड़ा असहज कर दे। अधिकांश लोग सोचते हैं कि राजनीति का उद्देश्य समस्याओं का समाधान है, लेकिन लेखक कहते हैं कि राजनीति का एक बड़ा हिस्सा सामाजिक पहचान से जुड़ा हुआ है। उदाहरण के तौर पर देखें तो कई लोग किसी राजनीतिक मुद्दे पर राय बनाते समय सभी तथ्यों का विश्लेषण नहीं करते हैं। वे देखते हैं कि मेरे समूह के लोग क्या सोचते हैं, फिर वे उसी राय को अपनाने लगते हैं। क्यों? क्योंकि इंसान केवल सही होना नहीं चाहता, वह अपने समूह का हिस्सा भी बने रहना चाहता है। कई बार हमारी राय सच्चाई की खोज से नहीं, समूह में अपनी जगह बनाने रखने की इच्छा से बनती है। अब एक बेहद विवादास्पद विचार है जो हम सोचते हैं कि हम कॉलेज क्यों चाहते हैं, ताकि सीख सके, ज्ञान प्राप्त कर सके, स्किल विकसित कर सके। सही, लेकिन लेखक कहते हैं कि आंशिक रूप से, लेकिन पूरी कहानी नहीं है। एक सवाल है कि अगर कॉलेज का मुख्य उद्देश्य केवल ज्ञान होता तो डिग्री मिलने के बाद लोग अधिकांश चीज़ों को भूल क्यों जाते हैं। फिर भी डिग्री इतनी मूल्यवान क्यों रहती है? क्योंकि डिग्री केवल ज्ञान नहीं दिखाती, वे दिखाती है कि आप मेहनत कर सकते हैं, आप नियमों का पालन कर सकते हैं, आप लंबे समय तक प्रतिबद्ध रह सकते हैं, आप बुद्धिमान हैं। इसे कहते हैं सिग्नलिंग। यानी कई बार हमें सीखने से ज़्यादा संकेत देने के लिए शिक्षा प्राप्त करते हैं। अब एक ऐसा सवाल जिसके बारे में शायद आपने कभी सोचा ही नहीं होगा, हम इतना बोलते क्यों है? अगर बातचीत का उद्देश्य केवल जानकारी साझा करना होता तो अधिकांश बातचीत बहुत छोटी होती, लेकिन वास्तविकता हम घंटों तक बात करते रहते हैं, गॉसिप करते रहते हैं, कहानियाँ सुनाते हैं, चर्चा करते हैं। क्यों? किताब कहती है कि क्योंकि बातचीत केवल जानकारी नहीं है, यह एक सामाजिक उपकरण है। जब हम बातचीत करते हैं तो हम दिखाते हैं कि हम किसी प्रकार के इंसान हैं, हम किस समूह से जुड़े हुए हैं, हमारी सामाजिक स्थिति क्या है, हमारी बुद्धिमत्ता कितनी है। यानी कई बार बातचीत का छुपा उद्देश्य जानकारी देना नहीं, अपनी पहचान दिखाना भी होता है। अभी तक हमने कुछ बेहद असरकारक लेकिन शक्तिशाली विचार सीखे। हम हमेशा अपने असली उद्देश्य को क्यों नहीं जानते।
हमारा दिमाग कई बार सच्चाई छुपाता है। दान के पीछे केवल परोपकार नहीं, प्रतिष्ठा भी हो सकती है। राजनीति अक्सर पहचान से जुड़ी होती है। शिक्षा केवल सीखने के लिए नहीं, सिग्नलिंग के लिए भी होती है। बातचीत केवल जानकारी नहीं, सामाजिक प्रदर्शन भी होता है। लेकिन यह तो एक सिर्फ शुरुआत है। आगे हम जानेंगे कि प्यार और रिश्ते के पीछे छुपे हुए उद्देश्य, सोशल स्टेटस का असली विज्ञान। क्या लोग धन, सुंदरता और सफलता का प्रदर्शन करते हैं? ऑफिस राजनीति के अनकहे नियम और इंसानी व्यवहार के छुपे कुछ सबसे चौंकाने वाले रहस्य। मैं हूं मित देत्रोजा और याद रखिए, सब कठिन सच्चाइयाँ अक्सर वे होती है जो हमारे सामने छिपी होती है और हमारा दिमाग का हाथी अभी पूरी तरह सामने नहीं आया है। अब कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति नई लग्जरी कार खरीदता है। वह कहता है कि इसकी सेफ्टी बहुत अच्छी है, इंजन शानदार है, लंबी दूरी के लिए परफेक्ट है। यह सब सच हो सकता है, लेकिन अगर यही सुविधाएं किसी सस्ती कार में भी मिल जाए तो क्या वह वही कार खरीदेगा? शायद नहीं। क्यों? यहीं से किताब का सबसे विवादास्पद विचार शुरू होता है। कई बार हम जो कारण बनना चाहते हैं ये पूरी कहानी नहीं होते हैं। मान लीजिए कि आप एक कमरे में प्रवेश करते हैं। कोई महंगे कपड़े पहने हुए है, कोई शानदार घड़ी पहने हुए है, कोई लग्जरी कार से आया है। आपके दिमाग में क्या होता है? चाहे या नहीं चाहे, आप तुरंत कुछ अनुमान लगाने लगते हैं। उसकी सफलता, उसकी सामाजिक स्थिति, उसकी आर्थिक ताकत। यही है स्टेटस सिग्नलिंग। हजारों साल पहले इंसानों को यह जानना जरूरी था कि समूह में कौन प्रभावशाली है, किसके पास संसाधन है, किसके पास शक्ति है, कौन भरोसेमंद है। आज भी हमारा दिमाग वही खेल खेल रहा है, बस अब हथियार बदल गए हैं। पहले शिकार की क्षमता देखी जाती थी, आज ब्रांडेड कपड़े, महंगी कारें, बड़ी कंपनी के पद और सोशल मीडिया फॉलोअर्स। हम केवल चीज़ों को नहीं देखते, हम संकेत भी देखते हैं। अब हम एक ऐसे विषय पर आते हैं जिससे लोग सबसे शुद्ध भावना मानते हैं, प्रेम। किताब यह नहीं कहती कि प्यार नकली है, लेकिन यह कहती है कि प्यार के पीछे भी कई अवचेतन प्रेरणाएं काम करती है। सोचिए, लोग आपके साथी को प्रभावित करने के लिए इतना प्रयास क्यों करते हैं? अच्छे कपड़े, बेहतर करियर, आत्मविश्वास और सामाजिक प्रतिष्ठा। क्यों? क्योंकि इंसान केवल प्रेम नहीं खोजता, वह मूल्य भी प्रदर्शित करता है। वह यह संकेत देता है कि मैं एक अच्छा साथी बन सकता हूँ। आधुनिक उदाहरण देखते हैं कि सोशल मीडिया पर खुशहाल रिश्ते की तस्वीरें, रोमांटिक पोस्ट, महंगे उपहार, इनमें प्रेम हो सकता है, लेकिन साथ ही यह सामाजिक संकेत भी हो सकते हैं। एक असहज सच्चाई है कि कई बार हम प्यार व्यक्त नहीं कर रहे होते, हम प्यार का प्रदर्शन भी कर रहे होते हैं। अब एक और दिलचस्प सवाल है कि दोस्ती क्यों होती है? अधिकांश लोग कहते हैं क्योंकि हमें साथ अच्छा लगता है। बिल्कुल सही, लेकिन किताब कहती है कि इसके पीछे और भी कारण है। इतिहास में दोस्त केवल मनोरंजन के लिए नहीं होते हैं, वे सुरक्षा देते हैं, सहयोग देते हैं, जानकारी देते हैं और संकट में मदद भी करते थे। यानी दोस्ती सामाजिक पूंजी थी और आज भी अच्छे नेटवर्क और अच्छे रिश्ते हमारी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। एक बड़ा सबक है कि दोस्ती केवल भावनात्मक नहीं है, यह सामाजिक और व्यावहारिक मूल्य भी रखती है। अब हम उस विषय पर आते हैं कि जिसे अधिकांश लोग पसंद नहीं करते हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स। अधिकांश कर्मचारी कहते हैं कि मुझे राजनीति पसंद नहीं, लेकिन वास्तविकता लगभग हर संगठन में राजनीति मौजूद होती है। क्यों? क्योंकि इंसान केवल काम नहीं करते रहे, वे सामाजिक समूह भी बनते हैं, वे गठबंधन भी बनाते हैं, विश्वास बनाते हैं, प्रभाव बनाते हैं। और कई बार सफलता केवल कौशल पर निर्भर नहीं होती, यह ईश्वर पर भी निर्भर करती है कि लोग आपके साथ काम करना चाहते हैं या नहीं। एक महत्वपूर्ण सबक है कि अगर आप केवल काम पर ध्यान देंगे और रिश्तों को पूरी तरह नजरअंदाज करेंगे तो आप खेल का आधा हिस्सा मिस कर देंगे। अब एक ऐसा व्यवहार कि जिसे लगभग हर कोई गलत कहता है, लेकिन लगभग हर कोई करता भी है, गॉसिप। लोग दुनिया के बारे में बात करते हैं। किताब का जवाब दिलचस्प है, क्योंकि गॉसिप केवल मनोरंजन नहीं है, यह सामाजिक जानकारी का आदान प्रदान भी है। यह हमें बताता है कि कौन भरोसेमंद है, कौन नहीं, कौन नियम तोड़ता है, कौन सहयोगी है। प्राचीन समाजों में गॉसिप सामाजिक नियंत्रण का एक तरीका था, आज भी है। यह लोगों के व्यवहार को प्रभावित करता है। हालांकि यह नुकसानदायक भी हो सकता है, लेकिन इसका अस्तित्व पूरी तरह संयोग नहीं है। अब एक कठिन सवाल है कि जब लोग अच्छा काम करते हैं तो क्या वे केवल अच्छे बनने के लिए करते हैं? कई बार हाँ, लेकिन कई बार नैतिक व्यवहार हमें सम्मान दिलाता है, प्रतिष्ठा दिलाती है, विश्वास दिलाता है, और यही कारण है कि नैतिकता समाज में मूल्यवान बनाती है। अगर किसी व्यक्ति की ईमानदारी की प्रतिष्ठा हो
तो लोग उस पर अधिक भरोसा करते हैं। यानी अच्छा व्यवहार केवल दूसरों की मदद नहीं करता, यह हमारी सामाजिक छवि भी बनाता है। आगे हम अभी देखेंगे कि इंसानी स्वार्थ का वास्तविक विज्ञान, क्यों हम अपने उद्देश्य को खुद से छुपाते हैं। आत्म जागरूकता की सबसे बड़ी शक्ति, द एलिफेंट इन द ब्रेन का अंतिम संदेश। और याद रखिए कि दुनिया के सबसे मैं हूं मिद्यत रोजा और याद रखिए कि दुनिया के सबसे बड़े रहस्य वे नहीं होते जो दुनिया हमसे छुपाते हैं। कई बार सबसे बड़ा रहस्य वह होता है जो हम खुद से छुपाते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके सामने एक जादुई दर्पण रखा है, लेकिन यह कोई साधारण दर्पण नहीं है। दर्पण यानी आईना, ठीक है। यह आपके चेहरे को नहीं दिखाता है, यह आपके मन को दिखाता है। आपकी छुपी हुई इच्छाएं, आपकी वास्तविक प्रेरणाएं, आपके वे उद्देश्य जिन्हें शायद आप खुद भी स्वीकार नहीं करना चाहते। सवाल है, क्या आप उस दर्पण में देखने की हिम्मत करेंगे? क्योंकि यही इसी पूरी किताब की यात्रा है, दूसरों को समझने की नहीं, खुद को समझने की। और यही कारण है कि द एलिफेंट इन द ब्रेन इतनी असहज और इतनी शक्तिशाली किताब है। जब लोग स्वार्थ शब्द सुनते हैं तो अक्सर उन्हें कुछ नकारात्मक याद आता है, लेकिन लेखक कहते हैं कि स्वार्थ केवल लालच नहीं है, स्वार्थ जीवित रहने की एक प्राकृतिक प्रणाली है। हर जीव अपने हितों की रक्षा करने की कोशिश करता है। समस्या स्वार्थ नहीं है, समस्या तब होती है जब हम अपने स्वार्थ को पहचानने से इनकार कर देते हैं। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति किसी बहस में हिस्सा ले रहा है, उसे लगता है कि वह केवल सच्चाई की रक्षा कर रहा है, लेकिन कहीं गहराई में वह अपनी प्रतिष्ठा, अपनी पहचान या अपने समूह की रक्षा भी कर रहा होता है, और अक्सर उसे इसका एहसास भी नहीं होता है। एक बड़ा सबक है कि हमारे अधिकांश निर्णयों में कई परतें होती है। ऊपर दिखाई देने वाला कारण अक्सर पूरी तरह कारण नहीं होता है। अब एक महत्वपूर्ण सवाल है, अगर हमारे अंदर छुपे हुए उद्देश्य है तो हम उन्हें स्वीकार क्यों नहीं करते? लेखक का एक सीधा जवाब है, क्योंकि समाज हमें केवल व्यवहार से नहीं, इरादों से भी जज करता है। अगर कोई व्यक्ति केवल अपने फायदे के लिए मदद करे तो लोग उसे कम सम्मान देंगे, लेकिन अगर वही व्यक्ति परोपकारी दिखे तो उसकी सामाजिक छवि बेहतर बनेगी। यानी हम केवल अच्छे काम नहीं करना चाहते, हम अच्छे दिखना भी चाहते हैं। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति जरूरतमंदों को खाना बांट रहा है। अगर वह चुपचाप करे तो एक प्रभाव होगा, अगर वह वीडियो बनाकर पोस्ट करे तो दूसरा प्रभाव होगा। दोनों स्थितियों में मदद वास्तविक हो सकती है, लेकिन साथ ही प्रतिष्ठा और पहचान का तत्व भी मौजूद हो सकता है, और यही वह हाथी है जिसके बारे में हम बात नहीं करना चाहते हैं। अब तक किताब ने हमें बार बार असहज किया है, लेकिन इस उद्देश्य हमें निराश करना नहीं है, इसका उद्देश्य हमें जागरूक बनाना है। क्योंकि जिस क्षण आप अपने छुपे हुए उद्देश्य को पहचान लेते हैं, उसी क्षण आप अपने गुलाम नहीं रहते हैं। एक नेता का उदाहरण है कि एक महान नेता खुद से पूछता है, क्या मैं यह निर्णय वास्तव में संगठन के लिए ले रहा हूँ या सिर्फ अपनी छवि बचाने के लिए? एक उद्यमी पूछता है, क्या मैं यह बिजनेस लोगों की समस्या हल करने के लिए बना रहा हूँ या केवल प्रशंसा पाने के लिए? एक इंसान पूछता है कि क्या मैं यह काम सही कारणों से कर रहा हूँ या आत्म जागृति का है? और यही विकास की शुरुआत है। अब हम इस किताब से सबसे गहरे विचार पर पहुँचते हैं। समाज केवल कानूनों से नहीं चलता, समाज एक अनकहे समझौते पर चलता है। हम सभी जानते हैं कि हर इंसान अपने स्वार्थ है, फिर भी हम सहयोग करते हैं, हम रिश्ते बनाते हैं, हम विश्वास करते हैं। क्यों? क्योंकि सभ्यता का आधार यही नहीं है कि लोग परफेक्ट है। सभ्यता का आधार यह है कि लोग अपने स्वार्थों के बावजूद भी सहयोग करना सीख जाते हैं। मानव जाति इसलिए सफल नहीं हुई क्योंकि हम सबसे ताकतवर थे, हम इसलिए सफल हुए क्योंकि हम सहयोग कर सकते थे, हम समूह बना सकते थे, हम विश्वास बना सकते थे, हम साझा लक्ष्य बना सकते थे, और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत बनी। अब आखिरी सवाल, इस पूरी किताब को सुनने के बाद क्या आपके दिमाग में भी कोई हाथी है? कोई ऐसा प्रेरणा, कोई ऐसा उद्देश्य, कोई ऐसी सोच कि जिसे आप कभी गहराई से नहीं देखा? शायद जब आप सफलता चाहते हैं तो केवल पैसा नहीं चाहते, आप सम्मान भी चाहते हैं। जब आप सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं तो केवल यादें साझा नहीं करते, आप पहचान भी चाहते हैं। जब आप बहस करते हैं तो केवल सच्चाई नहीं खोजते, आप अपनी स्थिति भी बचाते हैं। और यह सब आपका बुरा इंसान नहीं बनाता, यह आपको इंसान बनाता है। कल्पना कीजिए कि पूरी जिंदगी आप एक कमरे में रहे और उस कमरे के बीचों बीच एक विशाल हाथी खड़ा है। आपने उसे महसूस किया, उसकी मौजूदगी जानी, लेकिन कभी सीधे उसकी तरफ देखा नहीं। फिर एक दिन आपने साहस जुटाया, आपने उसकी आंखों में देखा और आपको एहसास हुआ कि वह दुश्मन नहीं था, वह केवल एक सच्चाई था जिसे आप लंबे समय से नज़रअंदाज कर रहे थे। यही इस किताब का सबसे बड़ा उपहार है। यह आपको परफेक्ट बनाने के लिए नहीं कहती, यह आपको ईमानदार बनने के लिए कहती है।
दूसरों के साथ नहीं, सबसे पहले खुद के साथ। क्योंकि जिस क्षण आप अपने छुपे हुए उद्देश्य को पहचान लेते हैं, उसी क्षण आप अधिक जागरूक, अधिक समझदार और अधिक स्वतंत्र इंसान बन जाते हैं। दोस्तों, अगर इस ऑडियो बुक ने आपको असहज किया तो शायद इसने आपका काम कर दिया है। क्योंकि सबसे गहरी किताबें वे नहीं होती जो हमें नई जानकारी देती है। सबसे गहरी किताबें वो होती है जो हमें खुद को एक नए तरीके से देखने पर मजबूत करती है। आज से जब भी आप कोई बड़ा निर्णय ले, जब भी आप किसी उद्देश्य के पीछे भागे, जब भी आप खुद को पूरी तरह सही मानने लगे, एक पल रुकिए और खुद से पूछिए, क्या कोई हाथी है जिसे मैं अभी नहीं देख रहा? शायद यह सवाल आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। मैं हूं मित रोजा और आप सुन रहे थे द एलिफेंट इन द ब्रेन का यह गहरा, साहसी और विचारों को झकझोर कर देने वाला ऑडियो बुक सफर। याद रखिए, सबसे कठिन सच्चाई वह नहीं होती जो दुनिया हमसे छुपाती है, सबसे कठिन सच्चाई वह होती है जिसे हम खुद से छुपाते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगली शक्तिशाली किताब के साथ। कीप लर्निंग, कीप क्वेश्चनिंग एंड कीप लुकिंग फॉर द एलिफेंट।